नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मध्य प्रदेश के सभी छात्र, उम्मीद है कि आप सभी ने ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 जो सॉल्व करा दिया गया है उसको आपने पढ़ लिया है। अब आता है आपका 2020 में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस को दिखाएंगे आपको। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हल प्रश्न पत्र जरूर देख लेना। जितने भी मैंने कराए हैं 2020 का कराया, मॉडल पेपर सॉल्व कराया, 2020 का आज हो जाएगा, 2019 को भी मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा मध्य प्रदेश के सभी छात्र। आइए देखते हैं कि 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया है, जिनमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को डैश 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 कहते हैं। तो बिना निषेचन के जो फल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। लेकिन अगर आपसे फल के बारे में पूछा है तो आप लिखेंगे ऐसे, अनिषेक फल, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत डैश 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 और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। एक थे वाल्टर सटन और दूसरे थे थियोडोर बोवेरी। तो थियोडोर बोवेरी का नाम दिया गया, वाल्टर सटन का नहीं दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वाल्टर सटन, ठीक। किसी कोशिका कर्तकी से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता क्या कहलाती है? यहाँ पर डैश दिया गया है। बताना है कि किसी कोशिका कर्तकी का मतलब होता है कि किसी एक कोशिका से या उसके ऊतक से पूर्ण का पूर्ण पौधा बना दिया जाए तो उसकी वो क्षमता क्या कहलाती है, उस कोशिका की वो क्षमता क्या कहलाती है जिससे पूरा का पूरा पौधा विकसित हो जाता है। तो मैंने बताया है, इसे कहते हैं पूर्ण सख्तता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटिपोटेंसी। इसे क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। इसका मतलब होता है कि एक कोशिका की ऐसी क्षमता जो विभाजन और विभेदन द्वारा पूरा का पूरा पौधा बना दे, पूर्ण सख्तता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट डैश 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 को पहचानता है। यहाँ पर देखिए, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को बोला गया है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के किस स्थान को पहचानता है? तो क्या बताएंगे? पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम को पहचानता है। क्षार अनुक्रम, चूंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं जो अलग अलग अपने पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम को पहचानते हैं। ऑप्शन ए से होगा। विशाल अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। तो चूंकि विशाल अमेजन वर्षावन में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जो वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प को चुनकर आप आंसर दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? इसमें उन विधि को चुनना है जो ज़्यादातर होते हैं, जैसे विखंडन बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है, मुकुलन भी बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन ईस्ट इसका एक एक्सेप्शन है। ईस्ट भी कवक में ही आता है जिसमें मुकुलन होता है, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जो ज़्यादातर कवकों में पाया जाता है। तो सिर्फ ईस्ट में मुकुलन होता है और किसी कवक में मुकुलन नहीं होता, तो छोड़ देंगे। जिम्यूल का फॉर्मेशन भी बहुत रेयर है कि कवक में हो। सबसे ज़्यादा कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है कवकों में, और इसका एक एग्जाम्पल भी है, कौन? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है और पेनिसिलियम का है एक कवक होता है। इसको भी पूरा याद करते चलेंगे कि कोनिडिया पेनिसिलियम में बनता है। डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल कौन सा है? यानी डायनासोर का आपको स्वर्णिम काल बताना है जिसमें वो उद्भव हुए थे, उत्पन्न हुए थे और पृथ्वी पर राज किया था। तो वो था मीसोजोइक ईरा, ठीक है। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक
यानी लीवर को क्षति पहुंचाने वाला एक रोग जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, किसकी वजह से होता है? अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा की वजह से। ऑप्शन डी अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। बीटी जीव विष प्राप्त होता है, अभी पिछले वाले ही आपके क्वेश्चन पेपर में बताया गया था। बीटी यानी बीटी का विस्तृत रूप क्या होता है? बीटी का विस्तृत रूप होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। देख लीजिए बीटी जिस किससे प्राप्त होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ऑप्शन बी से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये भी बहुत पॉपुलर है। वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? याद कर लीजिए 1972 में, 1972। नेक्स्ट, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ग्राफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्राफियन फॉलिकल से जब अंड बाहर निकलता है, यह प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। देखिए डीएनए में वो खंड बताना जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, तो वो होता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट, मिथियोनिन को कोडित करने वाला कोडॉन का नाम अभी पिछले वाले वीडियो में बताए थे, AUG। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को मत्स्यिकी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं फिशरीज। फिशरी। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो जब हम किसी सूक्ष्म जीव या कीट का प्रयोग करते हैं खरपतवार के कीट या खरपतवार के नियंत्रण में, तब उसे हम कहते हैं जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल। ठीक है, बायो कंट्रोल। नेक्स्ट, सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, दूसरे कॉलम से मिलान करना। देखिए IUCD, यहाँ पर C का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें IUD होना चाहिए, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ठीक, C नहीं होना चाहिए। तो IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। यहाँ पर देखिए IUD का एग्जाम्पल दिया गया है कॉपर T, लगा सकते हैं। साहूकारिता यानी म्यूचुअलिज्म का उदाहरण। म्यूचुअलिज्म मतलब जब दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से जीवन व्यतीत करते हैं, उसे साहूकारिता कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए लाइकेन दिख रहा है। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक से। दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरा का सहयोग करते हैं, तो साहूकारिता के लिए आप लाइकेन लगा देंगे। देखिए बिस्टन बिटुलेरिया, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी छोड़ दीजिए। मानव निर्मित इंसुलिन को क्या कहते हैं? तो मानव निर्मित इंसुलिन यानी जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाया गया, उसे क्या कहते थे? ह्यूमेलिन कहते हैं, लगा दीजिए। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी ट्रांसफर का 10% लॉ लागू होता है, लिंडमान ने दिया था। 10% नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने। अब इस वाले ऑप्शन में वही छांट लीजिए जो उधर दिया गया है। देखिए राइजोबियम आप पढ़े हो, तो राइजोबियम तो होगा नहीं, क्योंकि राइजोबियम लेग्यूम का सहजीवन है, तो वहाँ पर ये दिया नहीं गया है। बिस्टन बिटुलेरिया बचता क्या है? मिलेनिज्म, लगा दीजिए, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो जो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, वो शरीर के बाहर किस में होता है? वृषण कोश में होता है। वृषण कोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम शरीर के बाहर होता है, क्यों? जिससे वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर सके, क्योंकि वृषण को ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्मी मिलेगा तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। शुक्राणु के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम तापमान हो वृषणों का। देखिए वृषणों का उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षाकृत वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से। ठीक है, जैसे शरीर का तापमान अगर आप देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस है, इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना रहे हैं।
जो शुक्राणु जनन और शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। अथवा में पूछा गया चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, तो चिकित्सीय गर्भ समापन यानी MTP बोल रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एबॉर्शन कहते हैं। यानी सगर्भता पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर गर्भ को शरीर से बाहर निकाल देना, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर देना, मार देना, इसी को कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। यानी सगर्भता जो कि 9.5 माह की होती है, ये कंप्लीट होने से पहले ही गर्भ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम चिकित्सीय गर्भ समापन कहते हैं। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायिक संकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा था, ये संकरण क्या है। संकरण का शब्द कहीं और आता है, कायिक के साथ नहीं मैंने पढ़ा है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। कायिक संकरण नहीं होता, कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक परिवर्धन होता है या कायिक जनन होता है। तो मेरे हिसाब से ये कायिक परिवर्धन होना चाहिए और डेफिनेशन भी मैंने उसी का दिया है। कायिक परिवर्धन का मतलब होता है मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा, यानी उसके जड़ द्वारा या उसके तने द्वारा या उसके पत्ती द्वारा नए पौधे का जब विकास होता है तो इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे आलू का पौधा है, तो आलू के पौधे में जो हम आलू खाते हैं, निकालते हैं ज़मीन से, आलू का कंद कहलाता है वो कंद। तो उसको अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो उससे नया पौधा निकलने लगेगा। तो पौधे का वो एक भाग था जिससे एक नया पौधा निकलने लगा, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। दूसरा एग्जाम्पल, आप प्याज के पेड़ से, प्याज जो ज़मीन में गड़ा होता है उसको निकाल के खाते हो, उस प्याज को भी छोड़ दो, कुछ दिन के बाद देखोगे उससे नया पौधा निकल आएगा, उसको भी छोड़ दो। आप क्या करो, गुलाब के पौधा है, उसका एक डंठल तोड़ो और डंठल को बढ़िया बाकायदे कलम बनाकर उसको गमले में गाड़ दो, देखो नया पौधा निकल आएगा। तो क्या करते हैं, एक पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा, कायिक भाग मतलब उसका जड़ या तना या उसके पत्ती द्वारा हम नए पौधे को बनाते हैं या स्वतः ये बनता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। सॉरी, यहाँ परिवर्धन लिख दिए हैं, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, प्रवर्धन होगा, परिवर्धन दूसरे शब्द होता है, ये प्रवर्धन। इस प्रकार से निर्मित पौधे के आकार की आनुवंशिकी अपने मात्र पौधे के समान होता है। इसके सभी लक्षण व गुण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है जो नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे शकरकंद और सतावर, डहेलिया आदि। नेक्स्ट, स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व बताना है। स्पाइरुलिना क्या होता है। स्पाइरुलिना एक क्या है, शैवाल है, ठीक है। इसे हम एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में प्रयोग करते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन, इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी इसे हम SCP कहते हैं। स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, कितना, लगभग 70%। तो इसको हम खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्पेस ट्रैवलर जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हैं, वो भी इसे प्रयोग करते हैं खाने में। तो स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, इस वजह से इसे हम खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। स्पाइरुलिना हो गया, चाहे क्लोरेला हो गया, यहाँ पर देखिए क्लोरेला भी दिया गया, 40% प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा की वजह से इसको हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि स्पाइरुलिना को उगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसको उगाने के लिए हम कोई भी ऐसा जल जिसमें कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध हो उसमें हम इसको वृद्धि करा सकते हैं। जैसे मान लो आलू का जो कोई बड़ा तालाब जैसा क्षेत्र है जिसमें हमने बहुत सारे आलू को डाल दिया, तो आलू के घुलने की वजह से उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसमें स्पाइरुलिना को हम आसानी से हम उगा सकते हैं। यहाँ तक कि गंदे नाली के पानी में भी इसको उगाया जा सकता है, वाहित मल में भी उगाया जा सकता है। तो स्पाइरुलिना को आलू संसाधन यंत्र से निर्मुक्त जल जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है उसमें उगाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई जिस पानी से हमने आलू को धोया है उसमें भी हम उगा सकते हैं। यहाँ तक कि इसे भूसा में भी, सीरा यानी क्या कहते हैं, चीनी की चाशनी वाले सीरा, या पशु का खाद है, गोबर ओबर, वाहित मल है, उसमें भी हम इसको उगा सकते हैं। स्पाइरुलिना में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रदूषित जल में आसानी से उगाए जाने के कारण स्पाइरुलिना का प्रयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का तात्पर्य लिखिए।
जैव आवर्धन जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन जब किसी जल स्रोत में, झील, झरना, नदी, इन सब में विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए, किसी विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए, तब इसे जैव आवर्धन कहते हैं। विषाक्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो उस स्थान में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल DDT का दिया गया है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT एक खरपतवार है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता था। तो क्या होता था, जब हम खेतों में छिड़कते थे तो वर्षा जल के साथ ये घुलकर नदियों में पहुंचता था। चूँकि DDT क्या है, अनिम्नीकरणीय होता है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं होता। जैसे प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता ना, वैसे ये भी नष्ट नहीं होता। तो जो नदी में पहुंचता है तो नदी में ये DDT वहाँ की मछलियों में जाता है, मछली को खाने वाले पक्षियों में जाता है, पक्षियों में DDT कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वो पक्षियाँ अंडे सही से नहीं दे पाती। उनके अंडे का जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से वो खोल बहुत हल्का हो जाता है और जैसे ही अंडा देते हैं अंडा फूट जाता है। तो उसको देखते हुए उन पक्षियों में बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई, कमी आई। भारत ने इसको बैन कर दिया DDT को। तो इसी को कहते हैं जैव आवर्धन, यानी जब जल स्रोत में विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए। जैव आवर्धन का तात्पर्य कि किसी पारितंत्र में विषैले अपशिष्ट पदार्थों जैसे DDT आदि की सांद्रता व खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर क्रमिक रूप से वृद्धि होना। इसका कारण है कि जीव द्वारा संग्रहित विषाक्त पदार्थ ना तो उपापचयित होते हैं और ना ही उत्सर्जित होते हैं, और इस प्रकार यह बिना परिवर्तन के अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंचता जाता है। यानी कैसे, मछली से कहाँ पहुँचा, मछली को खाने वाले पक्षी में, यानी विभिन्न स्तर पर पहुँचता जाता है। और यह परिघटना पारा और DDT जैसे धातुओं के कारण हो सकता है। इसमें पारा भी इम्पॉर्टेंट है। पारा भी एक विषाक्त धातु है जिसकी मात्रा बढ़ने से जैव आवर्धन होता है। पारा के संबंध में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, जापान का मिनीमाटा डिजीज़, मिनीमाटा रोग, जिसमें क्या हुआ था, जापान की खाड़ी में एक नदी थी जिसमें एक झील था, उसमें एक कंपनी वालों ने पारा छोड़ दिया था। वो पारा मछलियों में गया, मछलियों को खाने वाले मछुआरों में वो पहुंचा पारा, और पारा के मनुष्य के शरीर में पहुंचने से मनुष्य में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं जिससे वो पागल वगैरह हो जाता था। तो ये प्रचलित था वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था। जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर बताना है। तो जैव विविधता के स्तर में देखिए 3 स्तर आपके हैं, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के जो पौधे हैं उनमें इतनी आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाती है कि उनसे उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता अलग अलग होती है। इसका एक उदाहरण आपको हिमालय में पाया जाने वाला एक पौधा जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमेटोरिया का दिया गया है। इसमें औषधीय गुण वाले बहुत से तत्व पाए जाते हैं, जैसे एक रेजर पाइन है। तो जितने भी हिमालय में जितने भी राउवोल्फिया वोमेटोरिया पौधे हैं उन सभी पौधों में इतनी आनुवंशिक विभिन्नता है कि सब में रेजर पाइन पाया तो जा रहा है लेकिन उनकी सांद्रता क्षमता अलग अलग है। किसी पौधे में रेजर पाइन की मात्रा ज़्यादा है, क्षमता कम है काम करने की, किसी पौधे में क्षमता ज़्यादा है, उत्पादन कम है। तो ये चीज़ कहलाती है आनुवंशिक विविधता। जातीय विविधता, जातीय विविधता क्या कहलाती है कि किसी स्थान विशेष में किसी जाति की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पाई जाना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पश्चिमी घाट में अगर आप देखें, पश्चिमी घाट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तो इन सभी क्षेत्रों में उभयचर जंतुओं की जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं कंपेयर करें पूर्वी घाट से, जैसे तमिलनाडु उड़ीसा साइड के क्षेत्र को। तो पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में जातीय विविधता ज़्यादा पाई जाती है, इसे हम कहते हैं जातीय विविधता। दूसरा आता है पारिस्थितिक विविधता, यानी विभिन्न विभिन्न जो पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं उनकी विविधता के बारे में बात की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि, ज्वार नदमुख, इनकी पारितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से भी अधिक है। ये होती है पारिस्थितिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। अब प्रसव क्या होता है? अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी जब सगर्भता पूर्ण हो जाती है। सगर्भता कितने दिनों की होती है? 9.5 माह, लगभग 280 दिन का होता है।
तो सगर्भता के पूर्ण होने के बाद संतान का जन्म होता है। कैसे? गर्भाशय के जोरदार संकुचन से, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूटेरस यानी गर्भाशय होता है उसमें संकुचन होता है, फैलाव होता है। संकुचन मतलब चारों तरफ से उस पर प्रेशर पड़ता है कि वो गर्भ बाहर निकल आए। तो संकुचन, जोरदार संकुचन के कारण जब गर्भ बाहर निकल आता है, शिशु का जन्म हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रसव। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब ये अवधि पूर्ण हो जाती है, ये अवधि पूर्ण हो जाती है, तब जो गर्भ है और अपरा है, इन दोनों से पहला संकुचन प्रेरित होता है। देखिए, सबसे पहला जो संकेत है, गर्भ एवं अपरा, इन दोनों से एक गर्भाशयी संकुचन उत्पन्न होता है, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जब ये होता है, हल्का सा पुश होता है बेबी आगे की तरफ, बाहर निकलने की तरफ, तो जब ये होता है तो तुरंत एक हार्मोन सिक्रीट होने लगता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पर कार्य करती है और गर्भाशय को चौड़ा करती है, गर्भाशय पेशीय स्तर पर कार्य करती है और इसके कारण गर्भाशय चौड़ा होता है और जोर जोर से संकुचन होने लगता है, गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता रहता है, जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा संकुचन शुरू होगा और संकुचन तीव्र से तीव्रतर होते जाता है, तीव्र से तीव्रतर होते जाता है और अंततः गर्भ बाहर आ जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें हार्मोन कौन सा यूज होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाइए। एमनियोसेंटेसिस जिसे हिंदी में कहते हैं उल्ब वेधन, इसमें क्या होता है? जन्म होने से पहले गर्भाशय में ही जब हम गर्भ की आनुवंशिकता की जांच करते हैं या उसके लिंग की जांच करते हैं या उसमें किसी भी असामान्यता की जांच करते हैं, तो यही प्रक्रिया कहलाती है उल्ब विभेदन, एमनियोसेंटेसिस। यानी जन्म से पूर्व गर्भ का आनुवंशिक स्थिति, किसी रोग का पता लगाना, लिंग का पता लगाना या किसी अन्य असामान्यता का पता लगाना उल्ब विभेदन कहलाता है। करते कैसे हैं? तो आपको पता है कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है, गर्भ में पल रहा जो शिशु है, उसके चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी होती है, उसमें पाया जाता है एमनियोटिक द्रव। उस एमनियोटिक द्रव को सिरिंज के माध्यम से निकालते हैं, सिरिंज के माध्यम से निकालते हैं, लैब में परीक्षण करते हैं और उसमें पता करते हैं कि इसकी गुणसूत्रीय संरचना क्या है और क्या कोई अनियमितता तो नहीं है, इन सभी की जांच की जाती है। ठीक, देख लीजिए, भ्रूण की यानी गर्भ में पल रहे शिशु की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग या अन्य विकृतियों की जांच करना उल्ब विभेदन कहलाता है। भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियोन पाई जाती है, चारों ओर एमनियोन कला पाई जाती है। अब भ्रूण एवं भ्रूण कला से ढकी व तरल से भरी एक गुहा, एमनियोटिक गुहा पाई जाती है, जिसमें एमनियोटिक तरल भरा होता है और उस तरल में कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं भी पाई जाती है, यानी इस भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस विधि में एक सिरिंज की मदद से तरल की कुछ मात्रा को एमनियोटिक गुहा से निकाल लिया जाता है सिरिंज के माध्यम से। इस तरल में निलंबित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति या असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। चूंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित है, अतः इसमें भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है कि क्या XX है या XY है। XX है तो बता देंगे कि जो गर्भ में पल्ला शिशु है मादा है, XY है तो बता देंगे नर है। तो प्री नेटल टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको देखते हुए कि भारत में इसका दुरुपयोग होता है, भारत में हर चीज़ का दुरुपयोग होता है, इसका भी दुरुपयोग हुआ, पता चल जाता है कि बच्ची है यानी मादा है तो लोग उसको एबॉर्शन करवा देते थे, MTP करवा देते थे। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इसको भी बैन कर दिया, उल्ब विभेदन बैन कर दिया गया। कुछ ही विशेष परिस्थितियों में ही उल्ब विभेदन यानी एमनियोसेंटेसिस की परमिशन दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्री नेटल टेस्ट या प्री नेटल सेक्स टेस्ट इज प्रोहिबिटेड हियर। वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि लिंग की जांच, भ्रूण के लिंग की जांच यहाँ पर नहीं होती। तो अतः उल्ब विभेदन प्री नेटल जांच की तकनीक है। उल्ब विभेदन का मुख्यतः
निम्न चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। लिंग की जांच हेतु, आनुवंशिक रोगों की जांच हेतु, भ्रूण के उपापचयी विकार की जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो आनुवंशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मदद से जब किसी जीव के डीएनए में कोई परिवर्तन किया जाता है या वांछित गुण वाले जीन को उसमें प्रवेश कराया जाता है, तब उस जीव को आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ऐसी फसलों में जब ये चीज़ें कराई जाती है तो उस फसल को आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। तो बहुत से ऐसे फसल निर्मित किए गए हैं, बहुत से ऐसे जीव बनाए गए हैं जो आनुवंशिकी द्वारा उसके डीएनए में हेर फेर करके बनाए गए हैं। ऐसे जीव वो कोई भी हो सकता है, पौधा, जीवाणु, कवक या जंतु, कोई भी हो सकता है, जिनके जीन्स आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा परिवर्तित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा फसली पौधों की आनुवंशिकी में फेरबदल करके अर्थात वांछित गुणों वाले जीन को प्रवेश कराकर उनकी ऐसी नई किस्मों को विकसित किया जा सकता है जिनमें वांछित गुण उपस्थित हो। ऐसे विजातीय जीन वाली फसलें आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। बायोपायरेसी क्या होता है? जैविक चोरी इसे कहते हैं। होता क्या है, जो विकसित देश है, विकसित देश को मतलब समझिएगा, बहुत से विश्व भर में ऐसे विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया। तो ये सब ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर विकास हो चुका है, वहाँ पे लोग आराम से ज़िंदगी जीते हैं। एक होता है विकासशील देश जो अभी विकास के राह पर है, कभी ये विकसित होगा, अभी नहीं हुआ है, विकास कर रहा है। जैसे हम लोग भारत में हैं तो भारत एक विकासशील देश में गिना जाता है। ये अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बेघर हैं, कुछ के घर बन रहे हैं, कुछ के बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कुछ के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो जो विकसित देश होते हैं ये खुराफाती होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह, ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम विकासशील देश को लूट लें। तो विकासशील देश के पास अभी तकनीक कम है, उसकी जानकारी कम है, इसको फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। विकासशील देश में हम एक उदाहरण भारत का देते हैं कि भारत में एक चावल की प्रजाति जिसका नाम है बासमती। आप लोग तो सुने ही होंगे, सब सुने होंगे, भारत में बासमती चावल तो बहुत पॉपुलर है, बड़े बड़े दाने होते हैं, सुगंध में भी मशहूर होता है। बासमती चावल भारत में वर्षों से उगाया जा रहा है, इसका वर्णन वेदों में भी है। लेकिन अब एक नया दौर आया है पेटेंट कराने का। अगर आप किसी भी चीज़ की खोज करते हो तो उसको पेटेंट कराना अनिवार्य होता है। अगर आप पेटेंट नहीं कराओगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये खोज आपने किया है। अगर वही खोज किसी और ने आपकी खोज से बाद में कर लिया तो वो उसके नाम पेटेंट अगर वो कराना चाहे तो करा सकता है। चलो, भारत पता नहीं था कि बासमती चावल को भी पेटेंट कराना पड़ेगा, नहीं करा पाया। अमेरिका ने भारत के इस बासमती चावल को टेस्ट बढ़िया लगा, उसको देखा, अपने यहाँ उसको उगाया और वहाँ पर उसका नाम रख दिया टैक्समती, टैक्समती नाम रख दिया और इसको पेटेंट करा लिया कि हमारा अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। जबकि वही चावल जो था वो बासमती चावल ही है जो भारत में उगाया जाता है। तो इसी को कहते हैं जैविक चोरी। जब हम किसी देश के किसी जैविक चीज़ों को, जैसे उसका कोई पौधा हो गया, कोई जंतु हो गया, महत्वपूर्ण जंतु, कोई जीवाणु हो गया, कोई कवक हो गया, उसको अपने नाम से पेटेंट करा लें तो इसे कहते हैं बायोपायरेसी, जैविक चोरी। तो जैव संसाधनों के सदियों से उपयोग के आधार पर विभिन्न मानव सभ्यताओं समुदाय द्वारा विकसित ज्ञान परंपरागत ज्ञान कहलाता है। भारत समेत एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में धान हजारों वर्षों से उगाया जा रहा है। चावल भारत में प्रयोग किए जाने वाला एक परंपरागत खाद्यान्न है। एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में हैं। यह आनुवंशिक विभिन्नता का एक रोचक उदाहरण है। धान की विविधता विश्व में समृद्धता है। यहाँ का बासमती चावल अपने स्वाद, सुवास और गंध के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसकी 27 अभिलेखित किस्मों की खेती भारत में की जाती है। हमारे देश में प्राचीन ग्रंथों, लोक साहित्य व काव्य में बासमती चावल का वर्णन है। इस तथ्य का प्रमाण है कि भारत में बासमती धान सदियों से उगाया जा रहा है। भारत के उत्तरी हिमालय में किसानों द्वारा उगाया जाने वाला बासमती चावल संपूर्ण विश्व में अपनी सुगंध के लिए मशहूर है। किंतु सन 1977 में अमेरिकी कंपनी राइस टेक ने बासमती चावल को टैक्समती नाम से पेटेंट कराकर इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार प्राप्त करने का मतलब होता है कि ये कह रहे हैं कि हमने खोजा है, हमारी अनुमति के अलावा कोई भी देश इसे उगा नहीं सकता। तो ये राइट इनके पास चला गया, जिसके कारण भारतीय किसानों द्वारा विकसित की गई बासमती की विभिन्न किस्मों को यह कंपनी अमेरिका एवं अन्य देशों में बेच सकती है, जबकि यह पूर्णतया असंवैधानिक है। यह नई किस्म भारत में उगाई जा रही किस्मों से विकसित की गई है। ठीक,
वो था जैविक चोरी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थान संरक्षण एवं बाह्य स्थान संरक्षण किसे कहते हैं? शब्द से ही क्लियर होता है। स्वास्थान यानी आप जहाँ पर रहते हो वही स्थान स्वास्थान कहलाएगा, प्राकृतिक स्थान। जैसे शेर वगैरह कहाँ रहता है? जंगल में, तो उसके उस प्राकृतिक आवास में ही जब हम उसका संरक्षण करते हैं, शेर वगैरह को उसके जंगल में ही उसका हम संरक्षण देख रेख करते हैं, इसे कहते हैं स्वास्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जब हम किसी जीव को, जैसे शेर या कोई भी हाथी है, उसको उसके प्राकृतिक स्थान से निकाल कर अपने आवास में, जैसे जू में, चिड़ियाघर में ले आकर उसको हम कैद कर दें, वहाँ पर उसकी देख रेख करें, तब ये कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्लियर है? तो क्या कहेंगे कि स्वास्थानीय संरक्षण क्या है कि जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है तब इसे स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर कृत्रिम आवास में उनका संरक्षण किया जाता है तब उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। देख लीजिए, वन्य जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना स्वास्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चरागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण आवश्यक होता है। ये नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे जंतु पाए जाएंगे, हो सकता है जंगल में झील पाया जाए, हो सकता है जंगल में नदी पाई जाए, तो उनका भी संरक्षण किया जाता है उसी के अंतर्गत। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए चारों तरफ से घेर देते हैं, वैसे पूरा घेराबंदी नहीं होता है, बस एक सीमित क्षेत्र तक पुलिस की आवागमन लगी रहती है, देख रेख करते हैं कि कोई भी जंगल के अंदर दाखिल ना हो पाए, तो उसको पूर्ण रूप से निषिद्ध कर देते हैं। वहाँ पर चरागाहों का जाना मना है और शिकार करना मना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को अग्र प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ना तो आप चरागाही कर सकते हो, ना उसमें किसी जानवर को मार सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर थोड़ी बहुत ढील दी जाती है, चरागाह चरा सकते हैं जंतु को, कुछ हद तक वहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, आसपास के क्षेत्रों में वन वगैरह क्या कहते हैं खेती वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन कोर रीजन में जाना मना होता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इनसे भी बड़े क्षेत्र होते हैं। पवित्र उपवन, सैक्रेड ग्रुप्स, जैसे केदारनाथ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें हम सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्वास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी प्राकृतिक जगह हैं, उनमें हम जीवों का संरक्षण करते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण को जब हम किसी, देखिए इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादप या जंतु, जैसे कोई जंतु मान लो संकटोत्पन्न है, संकटोत्पन्न का मतलब है कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तब उसको हम निकाल कर क्या करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक उन्हें संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क्स, वनस्पति उद्यान यानी बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित है। आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को, अब देखिए कोई संकटग्रस्त जाति है उसके युग्मकों को भी संरक्षित किया जाता है निम्न ताप परीक्षण पर, यानी इसमें यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन का। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 196 डिग्री सेल्सियस। लंबे समय तक इसको हम परीक्षित कर सकते हैं। अंडों को पात्र निषेचित किया जा सकता है। पादपों का उत्कीय संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व पौधों के विभिन्न आनुवंशिक प्रभेदों के बीज लंबे समय तक बीज बैंक में भी सुरक्षित किया जा सकते हैं। तो बाह्य स्थानीय का ये उदाहरण है जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वाइल्ड लाइफ सफारी और क्रायो प्रिजर्वेशन बीज बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो देखिए जब पृथ्वी दिन के समय सूर्य के प्रभाव से गर्म होती है तो उसका तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। आपने भी महसूस किया दिन के समय आपको गर्मी लगती है, लेकिन जब रात्रि होती है तो जो ऊष्मा आई है धरती पर सूर्य से वो वापस अंतरिक्ष में जाने लगती है जिससे पृथ्वी ठंडी होती है। लेकिन कुछ ऊष्मा शोषी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, ये उस ऊष्मा के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं और पुनः धरती पर भेज देती है, जिससे धरती जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं हो पाता। दिन ब दिन धरती का तापमान इसी के कारण से बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और जो गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और CFC। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। दिन के समय पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों, गैसों से परावर्तित हो जाता है और
दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा आगत सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। रात्रि के समय पृथ्वी जब ठंडी होने लगती है तब पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा को भेज देती है। इसका छोटा भाग ही अंतरिक्ष में जा पाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन आदि गैस अवशोषित कर लेती है और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर भेज देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों से वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हुई है और इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन या ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओपेरॉन मॉडल क्या है? तो ओपेरॉन एक तंत्र है जो किसी भी एंजाइम के बनने और ना बनने का नियंत्रण करता है। जैसे अनावश्यक रूप से किसी भी एंजाइम का संश्लेषण शरीर में ना हो पाए, इसके लिए हमारे शरीर के जो डीएनए है उस पर एक तंत्र कार्य करता है जिसे हम ओपेरॉन तंत्र कहते हैं। अगर हमारे शरीर में लैक्टोज आया है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज या ट्रांसएसिटिलेज, तो उस एंजाइम का संश्लेषण तभी होगा जब लैक्टोज उपस्थित हो। जब लैक्टोज उपस्थित नहीं हो तो यह एंजाइम का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसका नियंत्रण कौन करेगा कि इस एंजाइम का संश्लेषण कब हो कब ना हो? तो वो करता है ओपेरॉन तंत्र कार्य करता है। तो ओपेरॉन तंत्र का स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ कहते हैं, कब होता है? जब लैक्टोज नहीं होता, ठीक है। और स्विच ऑन हो जाता है जब लैक्टोज उपस्थित हो। यह हम एक की बात बता रहे हैं, लैकोपेरॉन की बात बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिप्टोफैन है, जैसे ट्रिप्टोफैन अगर उपस्थित है तब वो ओपेरॉन मॉडल ऑन होगा, यानी वो एंजाइम तभी बनेगा जब उससे संबंधित क्रियाधार भी उपस्थित होगा। तो इस एंजाइम के बनने ना बनने का नियंत्रण ओपेरॉन तंत्र करता है। तो ओपेरॉन तंत्र होता क्या है? ओपेरॉन तंत्र पास पास स्थित जीनों का एक समूह है। अभी बताएंगे कौन कौन से जीन इसमें काम करते हैं। संरचनात्मक जीनों का एक समूह है, उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का एक समूह है जो आवश्यक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका में कोशिकीय उपापचय का आनुवंशिक रूप से नियमन करता है। ओपेरॉन के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, एराओपेरॉन, हिस्ओपेरॉन, वैलोपेरॉन आदि। अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे, ये सब अभी छोड़ देंगे। देखिए लैकोपेरॉन क्या होता है कि डीएनए पर संरचनात्मक जीन और पास पास स्थित कुछ कंट्रोल जीन का समूह होता है जो ओपेरॉन तंत्र की भांति काम करता है। इसमें सबसे पहला जो जीन होता है वो होता है नियामक जीन, जिसे कहते हैं रेगुलेटरी जीन, कहते हैं रेगुलेटरी जीन, जिसे सिंबल स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, या इसे इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रमोटर जीन, ठीक, यहाँ तक का रीजन। तीसरा होता है ऑपरेटर जीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जीन, और उसके बाद होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जीन स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन में इतने जीन तंत्र कार्य करते हैं। पहले नियामक जीन होता है, फिर उसके बाद प्रमोटर, फिर ऑपरेटर यानी उन्नायक क्षेत्र, ऑपरेटर रीजन, और उसके बाद संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन होता है। यही मेन होता है किसी भी एंजाइम को बनाने के लिए। देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, परमीएज एंजाइम, ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम बना है ना। तो ये तब एमआरएनए बनाता है, तब एमआरएनए बनाएगा जब इसके एंजाइम से संबंधित कोई क्रियाधार उपस्थित हो। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है लैक्टोज के लिए, तो जब माध्यम में लैक्टोज आएगा तभी ये बनेगा एंजाइम, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये कंट्रोल कैसे होता है कि एंजाइम कब बनेगा कब नहीं? देखिए सबसे पहले जो नियामक जीन होता है वो एक आरएनए बनाता है। इस आरएनए से बनता है एक रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन एक बैरियर की तरीके कार्य करता है। जैसे आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हो तो आपको रोकने के लिए एक बैरियर लगा दिया जाता है, जब ट्रेन चली जाती है तब बैरियर हटता है। उसी तरीके से ये बैरियर के रूप में काम करता है और आके ऑपरेटर रीजन पर बैठ जाता है। प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठा होता है, इंतजार में है कि कब ये हटे तो कब ये अपना काम करें, एंजाइम बनाए।
तो ये रिप्रेसर प्रोटीन तब तक यहाँ पर बैठा रहता है जब तक इससे संबंधित कोई क्रियाधार ना आ जाए। तो जैसे ही क्रियाधार लैक्टोज आता है, हम या जीवाणु ने लैक्टोज खाया तो उसके शरीर में लैक्टोज पहुंचा तो लैक्टोज जाकर इससे जुड़ जाता है। जैसे ही लैक्टोज इससे जुड़ता है ये इस जगह से हट जाता है और यहाँ चला आता है। अब ये जगह खाली हो गई, ये जगह बैरियर हट गया। तो बैरियर जब हट गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए इस स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनाता है। चूँकि ये बैक्टीरिया का एमआरएनए है तो इसमें एक ही एमआरएनए से कई एंजाइम बनते हैं। इसे कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों के शरीर में पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए नहीं बनता। हर एक एंजाइम के लिए एक एमआरएनए बनता है, लेकिन जीवाणु में एक ही एमआरएनए पर कई सारे एंजाइम के बनने की सूचना होती है। तो ये एमआरएनए बनता है और इससे 3 अलग अलग एंजाइम बनते हैं। इसी को कहते हैं लैक ओपेरॉन। हमें आया समझ में? तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो स्विच ऑफ होता है, काम नहीं करेगा। लैक्टोज जैसे ही आएगा स्विच ऑन हो जाता है और ये पूरी संरचना यहाँ पर आ जाती है, एमआरएनए बनता है, इससे 3 एंजाइम बनते हैं। क्लियर बात है? आइए, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। पास स्थित संरचनात्मक जीनों एवं उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का समूह है जो आवश्यक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका में कोशिकीय उपापचय का आनुवंशिक रूप से नियमन करता है। लैक ओपेरॉन का उदाहरण पूछा गया था। तो लैक ओपेरॉन, यहाँ पर लैक का अर्थ होता है लैक्टोज। एक ऐसा नियंत्रित ओपेरॉन तंत्र है जिसमें संरचनात्मक जीन का स्विच तब तक ऑफ रहता है जब तक कि एक इंड्यूसर यानी लैक्टोज माध्यम में उपस्थित ना हो। जैसे ही इंड्यूसर माध्यम में उपस्थित होता है संरचनात्मक जीन का स्विच ऑन हो जाता है। लैक ओपेरॉन के निम्न भाग होते हैं। रेगुलेटरी जीन होता है जिसे आई जीन कहते हैं। इससे एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है जो ऑपरेटर जीन से जुड़ा होता है। प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज को बैठने के लिए जगह देती है, जुड़ने के लिए जगह देती है। ऑपरेटर जीन पर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा होता है और तब तक जुड़ा रहता है जब तक लैक्टोज ना आ जाए। जब लैक्टोज आता है तो रिप्रेसर हट जाता है। संरचनात्मक जीन यह मुख्य जीन है जिससे आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में एमआरएनए बनाता है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनती है जिससे 3 प्रकार के एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएस्टिलेज का निर्माण होता है। ठीक, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। मध्य प्रदेश के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डीएनए और आरएनए के निर्माण की डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करना है। यानी डीएनए से कैसे आरएनए का निर्माण होता है। आइए इसको भी फिगर से समझते हैं। होता क्या है, एक डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। कोई भी आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है केंद्रक में। तो अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इस डीएनए पर आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज इस पर डीएनए पर आता है, डीएनए की श्रृंखला को खोल देता है। खुली हुई डीएनए श्रृंखला पर जो भी डीएनए का नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होगा, जैसे मान लो यहाँ पर थाइमिन है, एडनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडनिन है, थाइमिन है, एडनिन है, तो इसके क्षार के अनुसार यहाँ पर आरएनए के क्षार जुड़ने लगते हैं। थाइमिन है तो एडनिन, एडनिन है तो थाइमिन, लेकिन आरएनए बनना है तो आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं पाया जाता, यूरेसिल जुड़ता है। साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, एडनिन है तो फिर यूरेसिल, थाइमिन है तो एडनिन, एडनिन है तो फिर यूरेसिल। इस प्रकार से एक एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। एमआरएनए का निर्माण होने के पश्चात एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव में चली आती है और राइबोसोम की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। इस प्रकार से एक सिंपल रूप से एक डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण केंद्रक में डीएनए से होता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है जो डीएनए कुंडली से जुड़ता है और उसे खोलता है। सिग्मा कारक जुड़ता है जो ये इस कार्य को स्टार्ट करता है। आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ के इसे क्रियाशील बनाता है। सिग्मा कारक आरएनए अनुलेखन की शुरुआत करके आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, इसलिए सिग्मा कारक को शुरुआती कारक भी कहा जाता है। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ जाता है डीएनए से तो दोनों रज्जुकों को अलग कर देता है और
डीएनए का जो रज्जु 3' to 5' है, इसको टेम्पलेट कहते हैं, सांचा, क्योंकि इसी 3' to 5' पर ही 5' to 3' दिशा में क्या बनता है, आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, डीएनए के 5' to 3' रज्जु को कूटलेखन कहते हैं, क्योंकि उस पर आरएनए का निर्माण नहीं होता। क्षार युग्मन यानी 3' to 5' एंड पर जो डीएनए के क्षार अनुक्रम है उसी के अनुसार आरएनए के क्षार अनुक्रम जुड़ने लगते हैं। जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन है, तो आरएनए का जो नाइट्रोजन क्षार है यूरिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपस में आकर जुड़ने लगते हैं। फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट का मोनोफास्फेट में परिवर्तन होता है। जो भी राइबोन्यूक्लियोसाइड के जो ट्राइफास्फेट होते हैं वो मोनोफास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, और साथ ही उसके बाद इन आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है, जिससे पूर्ण रूप से आरएनए बनकर अलग हो जाता है। और उसके बाद अंत में रो फैक्टर जुड़ता है, जिसे हम टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, जिससे आरएनए डीएनए से अलग हो जाता है। आरएनए डीएनए से अलग होकर केंद्रक से फिर कोशिका द्रव्य में चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समजात और समृद्धि अंग में अंतर बताइए। समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जो दिखने में असमान है, जैसे हमारे हाथ, घोड़े के अगली टांग, व्हेल के जो फ्लिपर्स हैं, और बिल्ली के अगली टांग, शेर के अगली टांग, ये सब देखने में थोड़े अलग हैं, थोड़े क्या बहुत अलग हैं, और कार्य भी भिन्न है, लेकिन इनकी मूल संरचना यानी हड्डियों का पैटर्न सेम होता है। जैसे हम लोगों में एक हड्डी यहाँ पर है ह्यूमरस, फिर 2 हड्डी यहाँ पर, रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्प, फैलेंजेस। तो यही हड्डी का पैटर्न चमगादड़ के पंख में है, घोड़े के अगली टांग में है, बिल्ली के अगली टांग में है, और शेर के अगली टांग में है। तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। बाहरी रूप से असमान दिखेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से समान होते हैं, हड्डियों का पैटर्न समान होता है। समरूप अंग जैसे चिड़िया के पंख, पक्षी के पंख, कीट के पंख, तितलियों के पंख, देखोगे तो लगेगा पंख, कीट का पंख और चिड़िया का पंख एक ही काम कर रहा है, दिख भी वैसे रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से ये समान नहीं होते हैं, हड्डियों का पैटर्न अलग अलग होता है। तो बाहरी रूप से तो समान दिखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये असमान, भिन्न होते हैं। कार्य समान होता है, देखिए इनमें कार्य समान होता है, लेकिन इनमें कार्य भिन्न होता है। जैसे हम लोग देखो, हम क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, या हम किसी इशारे कर सकते हैं अपने हाथ से, लेकिन घोड़े के अगली जो टांग है वो तो सिर्फ दौड़ने का काम करेगा, वो कुछ खा नहीं पाएगा उससे, तो वो सब कार्य भिन्न होते हैं। इनका विकासीय क्रम समान होता है, इनका विकासीय प्रक्रम भिन्न होता है। ये अपसारी विकास को दर्शाते हैं और ये अभिसारी विकास को, यानी ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, लैमार्कवाद एवं नव लैमार्कवाद में अंतर बताइए। देखिए लैमार्क क्या कहते हैं? लैमार्क कहते हैं कि किसी भी अंग को अगर हम अपने तरीके से बार बार यूज करते रहें तो वो उसी कार्य के लिए अनुकूलित हो जाता है। उनका एक एग्जाम्पल था जिराफ की गर्दन का, कि जिराफ पहले बकरी जैसे हुआ करते थे, हो सकता है नीचे घास फूस कम पड़ गए, ख़त्म हो गए, तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू किया, जिससे उनको गर्दन ऊपर उठाना पड़ा, और धीरे धीरे वो ऐसे ही करती रहीं, और उनके वंश में ही ये चीज़ें चलती आई और उनके गर्दन लंबे हो गए। तो लैमार्क द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत था वो आंतरिक जैविक शक्तियों का समर्थन करता है, यानी वो कहते हैं कि हमारे आंतरिक अंदर ही ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे हम अपने शरीर में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन नव लैमार्कवाद कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आंतरिक जैविक शक्तियों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जो चाहें अपनी गर्दन को बढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका कहना था कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग का महत्व होता है, लेकिन नव लैमार्क कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अंगों का उपयोग या अनुपयोग करने से ये कहते हैं कि उसमें परिवर्तन आते हैं, ये कहते हैं परिवर्तन नहीं आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार सभी उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है। उन्होंने कहा कि जो भी हम अपने अंगों का जिस तरह से प्रयोग करते हैं वो आने वाली वंश में भी उसी तरीके से विकसित होने लगता है वो अंग। ये कहते हैं ऐसा नहीं होता, केवल जनन जो कोशिकाओं में परिवर्तन होता है वही वंशांगत होता है। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को बताइए। सिंपल है, एक बार समझ लीजिए, अपने मन से लिख लीजिएगा। देखिए प्लाज्मोडियम किस में पाया जाता है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर में, उसकी लार ग्रंथियों में पाया जाता है, लार ग्रंथियों में पाया जाता है। किस रूप में? बीजाणुज रूप में, बीजाणुज यानी स्पोरोजॉइड्स के रूप में पाया जाता है, स्पोरोजॉइड्स के रूप में पाया जाता है। तो जो बीजाणुज रूप में ये उसकी लार ग्रंथि में कौन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम
जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम इसकी लार ग्रंथि में पाया जाता है। जब मच्छर हमें काटता है तो ये प्लाज्मोडियम रक्त के माध्यम से हमारे यकृत में प्रवेश करता है। लीवर में, यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे कफर सेल कहते हैं। कफर कोशिका में ये बढ़िया नाश्ता पानी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और अपनी संख्या उसमें बढ़ाते हैं। कफर सेल फट जाती है इनकी संख्या अधिक होने की वजह से। कफर सेल के फटने पर ये फिर रक्त में मोचित हो जाते हैं। रक्त में पहुंच के ये आरबीसी पर अटैक करते हैं। आरबीसी के अंदर जाते हैं, उसमें रहते हैं, खाना पीना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और फिर आरबीसी भी क्या होने लगती है, इनकी अधिक संख्या के कारण फटने लगती है। आरबीसी फट जाती है जिससे ये और संख्या में मुक्त होते हैं। आरबीसी में प्रवेश के दौरान इनसे परफोरिन नामक एक विषालु पदार्थ का स्राव होता है। परफोरिन, ठीक है, परफोरिन नामक विषैले पदार्थ का स्राव होता है जिससे कपकपी आती है। और आरबीसी में ही ये फीमेल और मेल के रूप में जन्म लेते हैं। जब कोई भी मच्छर, सामान्य मादा एनाफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो ये दोनों पहुंच जाते हैं उसकी पेट में। उसके पेट में पहुंचती हैं, वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छर में होता है और फिर बीजाणु के रूप में ये उसकी लार ग्रंथि में छोड़ देती हैं। फिर कोई मच्छर काटता है सामान्य मनुष्य को तो उसके अंदर ऐसे ही चक्र चलता रहता है। आइए देख लीजिए। प्लाज्मोडियम बीजाणु यानी स्पोरोजाइट्स के रूप में मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में पाई जाती है। जब ये स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब रक्त चूसने के दौरान प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है। रक्त परिसंचरण के माध्यम से ही यकृत की कुफर कोशिकाओं में पहुंचती है और अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाती है। कुफर कोशिका में इनकी अधिक संख्या हो जाने के कारण वो फट जाती है। प्लाज्मोडियम की अधिकांश संख्या रक्त में मोचित हो जाती है। प्लाज्मोडियम आरबीसी पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर अपने अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या इतनी बढ़ाते हैं कि जिससे आरबीसी भी फट जाती है और सभी परजीवी मुक्त हो जाते हैं। मुक्त परजीवी अन्य लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर भी वहाँ भी ऐसा करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के दौरान ही एक विषालु पदार्थ, परफोरिन बोल दिए थे, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, हीमोजॉइन है। हीमोजॉइन निकलता है जो चिल्स और प्रत्येक 4 दिन के अंतराल पर आने वाले उच्च ज्वर यानी बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब सामान्य मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ पर होता है। बीजाणुज बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथि में जमा हो जाता है और पुनः उपयुक्त घटना हो जाती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी को अपना पूरा चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ती है, एक मनुष्य और एक मच्छर। जो मनुष्य है वो प्राथमिक होस्ट होता है उसका। लाल रक्त कणिकाओं में उनका युग्मक जनन होता है और उनका निषेचन मच्छर के आमाशय में होता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षी पदार्थ यानी एंटीबॉडी का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो देख लीजिए पहले स्ट्रक्चर। यह है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। 2 हैवी होते हैं जिसे H2 से प्रदर्शित करते हैं, 2 छोटे होते हैं, लाइट होते हैं जिसे हम L2 से प्रदर्शित करते हैं। H2L2 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को H2L2 भी कहते हैं। देखिए 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 श्रृंखलाएं हैं, H2 हो गया और 2 यहाँ पर छोटे हैं, एक और ये 2। ठीक है, H2L2 दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें से 2 छोटी लघु श्रृंखलाएं, 2 बड़ी दीर्घ श्रृंखलाएं हैवी चेन्स होते हैं। इससे प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में भी दर्शाया जाता है। इसका आकार वाई के आकार का होता है। प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र वाई के दोनों ओर भुजाओं में होता है। प्रतिरक्षी प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं, यानी हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो 5 प्रकार का होता है। IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, IgE, IgG, IgM। IgA यह शरीर में स्रावित होने वाले सभी तरल पदार्थों जैसे श्लेष्मा माँ के दूध में उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, IgA माँ के दूध में उपस्थित होता है। श्वसन क्रिया एवं भोजन अंतराल के साथ लिए गए रोगजनक के विरुद्ध यह प्रथम सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
IgD यह विषैले पदार्थों के प्रति प्रभावी होता है। IgE ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मास्ट कोशिकाओं बेसोफिल से जुड़ के एलर्जी प्रतिक्रिया को शुरू करता है। IgG यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी अणु होता है, ये विषैले पदार्थों और विषाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है। IgM जो सबसे बड़े आकार का कम संख्या में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है, यह संक्रमण स्थल पर पहुँचता है तथा IgG के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहित मल क्या है, हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। वाहित मल क्या होता है, नगरों या मोहल्लों से निकली जो नाली का पानी होता है गंदे, जिसमें मलमूत्र, कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे वाहित मल कहते हैं। हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि बहुत होती है। इसकी वजह से वह हमारे लिए हानिप्रद होते हैं। उन्हें सीधे नदियों में छोड़ा जाना सही नहीं होता, उन्हें समुचित निपटान के बाद ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। प्रतिदिन महानगरों, शहरों और कस्बों में अपशिष्ट जल का एक बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। इस अपशिष्ट तथा व्यर्थ जल में आवासीय कॉलोनियों से निकली गंदगी, मलमूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अन्य कूड़ा करकट, मृत पादप तथा मल में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। मलमूत्र इस अपशिष्ट जल का प्रमुख घटक होता है। इस अपशिष्ट जल को वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल में उपस्थित जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। वाहित मल से हानि, वाहित जलमल का सीधे प्राकृतिक जल स्रोतों में निष्कासन जल स्रोतों में ऑक्सीजन का कमी कर देता है, जिससे वहाँ पर जो भी जलीय जीव होते हैं उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है और इसके पुनः उपयोग में लाए जाने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए वाहित मल का शहर की आबादी के बाहर, नदी, तालाब तथा झीलों में उचित निपटान आवश्यक है। वाहित मल का उपचार, इसमें प्राकृतिक रूप से उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा वाहित मल उपचार संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर बताइए। प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में क्या किया जाता है। देखिए, प्राथमिक उपचार जो होता है वो कोई खास नहीं होता। मशीनों के द्वारा उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कूड़ा करकट या ईंटा, पत्थर, टीना, बोतल, इन सभी को निकाला जाता है। अघुलित जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे पॉलीथीन, रेत, गांठ, छोटे कंकड़, बोतल, ये सभी निकाले जाते हैं। द्वितीयक उपचार में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उस वाहित मल में, उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कराया जाता है। कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कराया जाता है। इसमें भौतिक प्रक्रम शामिल होते हैं, जैसे फिल्टर करते हैं, निस्संदन, अवसादन, सेडिमेंटेशन करते हैं, जिसके माध्यम से बड़े कूड़ा करकट को बाहर किया जाता है। इसमें वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे वायवीय जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो बीओडी का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। उपचार पूर्व जो बीओडी है प्राथमिक उपचार में बहुत अधिक होता है, लेकिन जब द्वितीयक उपचार हो जाता है तो बीओडी कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं पीसीआर क्या है। तो पीसीआर, इसको भी हम आपको फिगर के मदद से समझाते हैं। पीसीआर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक डीएनए से हजारों डीएनए बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक जीन हो उससे हजारों हम जीन बना सकते हैं पीसीआर की मदद से। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डीएनए हमारे पास उपलब्ध है उस डीएनए को हम मशीन में डालते हैं और उसे हम 98 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जिससे डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। एक श्रृंखला अलग, एक श्रृंखला ये अलग, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। अब चूंकि इस दौरान इसमें हम कुछ पूरक डीएनए भी डालते हैं, जो जब हम दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एनीलिंग, जिसमें हम इसे ठंडा करते हैं लगभग 50 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे हम ठंडा करते हैं। 98 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, उसके बाद 50 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के दौरान ये जो दोनों स्टैंड है आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि पहले से इसमें पूरक डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए पूरक डीएनए इस पर जुड़ जाता है और दोनों स्टैंड आपस में जुड़ नहीं पाते। अब तीसरा स्टेप आता है एक्सटेंशन, दीर्घीकरण। इसमें क्या करते हैं, टैग पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है जिसे थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से निकाला गया, जो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। 65 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई नहीं देना मुझे, 65 या 70 डिग्री सेल्सियस पर यह काम करता है। टैग पॉलीमरेज की मदद से जो डीएनए का स्टैंड है उससे पूरक डीएनए आपस में जुड़ते हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। यही कहलाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
देखिए पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, उसमें से जो डीएनए हमें चाहिए होता है निकाला जाता है और उसको पीसीआर में डाला जाता है। पीसीआर में हम बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां डीएनए की तैयार कर सकते हैं। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन विट्रो बनाने की इस विधि की खोज कैरीमोलिस ने सन 1985 में की थी। इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती थी। ये बैक्टीरिया से निकाला गया, वो बैक्टीरिया गर्म झरनों या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं जिनमें एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील होते हैं। वास्तव में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उच्चतम क्रिया दर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, जिस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड पर जुड़ सकते हैं। अब इसके 3 पद होते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया में। पहला आता है निष्क्रियण यानी डीनेचुरेशन। हम इसमें 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित प्राइमर को ऐड करते हैं, साथ ही इसको हम 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अब चूंकि दूसरा प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं एनीलिंग, जब उसे हम ठंडा करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन पहले से उसमें प्राइमर होता है, इस वजह से वो जुड़ नहीं पाती, वो आपस में नहीं जुड़ पाती, प्राइमर से जुड़ जाती हैं। ठीक, आपस में जुड़ने से रोक दिया गया। तीसरा प्रोसेस आता है विस्तार एक्सटेंशन। इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए के पूरक न्यूक्लियोटाइड हैं उनको ऐड करते हैं जो डीएनए से आपस में जुड़कर श्रृंखला बना लेती हैं। ठीक, इस तरह से 2 डीएनए बना लेती हैं। यही कहलाता है पीसीआर। अगला आता है अनुप्रवाह संसाधन का चित्र सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अनुप्रवाह संसाधन डाउन स्ट्रीम एक प्रोसेस है जब हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी उत्पाद को बनाते हैं बड़े पैमाने पर औद्योगिक लेवल पर, तो उसे मार्केट में बेचने से पहले उसको साफ सुथरा करके स्वच्छ करके सीसी में पैक किया जाता है। वो प्रक्रिया अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चूंकि इसका कोई भी सचित्र वर्णन किसी भी किताब में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सचित्र वर्णन यानी चित्र नहीं दे पाया हूँ, और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं लगी। इतना ज़्यादा डिप तो नहीं पूछा था, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया उन्होंने। अनुप्रवाह संसाधन में क्या करते हैं, जो बायोरिएक्टर में मान लो इंसुलिन हमने बनाया, इंसुलिन को बायोरिएक्टर से निकालते हैं, उसको जैव संश्लेषित पदार्थ परिष्कृत रूप से यानी शुद्ध रूप से उसको हम प्राप्त करते हैं, बेचने के लिए मार्केट में इस तरह से तैयार करते हैं, उसे हम अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसके लिए जो संश्लेषित मिश्रण है उसको कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, जैसे पृथक्करण यानी आइसोलेशन, शुद्ध रूप से इंसुलिन का अलग किया जाए, फिर उसे प्योर किया जाए प्योरिफिकेशन, इसके लिए छानना, सेंट्रीफ्यूगेशन, अवसादन, विभिन्न प्रकार की क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारी तकनीकों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो मानक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण है उसकी भी आवश्यकता होती है, करने के बाद ही वो पूरी तरीके से तैयार हो पाता है। यही कहलाता है अनुप्रवाह संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए। अलैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन जिसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, यानी एक ही जीव से नए जीव का उत्पादन होता है। लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक, इनमें जनन इकाई, कलिका, उसके शरीर का कोई खंड या बीजाणु, कोनिडिया, जिम्यूल, उसके शरीर का कोई भी भाग हो सकता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है, जनन इकाई युग्मक बनते हैं, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। इसमें युग्मक जनन, अलैंगिक जनन में युग्मक जनन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक जनन की प्रक्रिया अवश्य रूप से होनी होती है, जिससे नर में नर युग्मक बनते हैं और मादा में मादा युग्मक। इनमें जनन इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता, यानी इनमें ना तो कोई युग्मक बनते हैं ना युग्मक संलयित होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, इसमें जनन असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा हो सकता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन तो होगा ही, साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। संतति आकारिकी और आंशिक रूप से एक समान होती है, जैसे माँ बाप हैं, बस जैसे माँ बाप तो होंगे नहीं, एक ही जीव होगा, तो जिस जीव से वो उत्पन्न होते हैं उसी जीव के समान होते हैं, क्लोन उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसमें संतति जो होती हैं वो माता पिता से भिन्न पैदा होती है, क्योंकि 2 अलग अलग जनकों से डीएनए आता है। आनुवंशिक विभिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट का डीएनए जाता है तो कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। विभिन्नता नहीं होगी तो जैव विकास नहीं होगा, यानी नए जाति के विकास नहीं हो पाता। लैंगिक जनन में चूंकि 2 अलग अलग पेरेंट का डीएनए आता है, इससे नया डीएनए बनता है, तो उससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, माँ बाप से थोड़ा पृथक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो जैव विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वपरागण परपरागण में अंतर बताइए। ये तो पिछले वाले में भी आया था। तो स्वपरागण क्या होता है, जब किसी एक ही पुष्प में उसके परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसके लिए बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं जो उसमें उसको कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
स्वपरागण निश्चित होता है, यानी इसमें किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वायु जल जंतु की आवश्यकता नहीं होती, ये निश्चित होता है, निश्चित घटन होता है, आसान तरीका है, निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किसके माध्यम से? वायु जल जंतु के माध्यम से। अब इन तीनों के ना होने पर उसका परागण नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है और अनिश्चित घटना है। कोई जरूरी नहीं है कि पर परागण हो, कभी कदार नहीं होता, पुष्प सूखकर गिर जाते हैं। स्वपरागण में परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं पड़ रहता, लेकिन पर परागण में परागण की प्रक्रिया को करने के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे अगर मान लो एक लिंगी पौधा है तो उसमें नर भाग दूसरी जगह है, मादा भाग दूसरी जगह है, तो नर को मादा पर डिपेंड होना पड़ेगा कि मादा पर जब नर का परागकण जाएगा तभी वहाँ पर निषेचन होगा, तो निर्भरता होती है। इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक ही पुष्प में सब बंद रहते हैं। 2 4 10 8 बन गया ना परागकण, तो भी पहुँच जाएगा वर्तिका। इसमें परागकण बहुत अधिक बनते हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से जब परागकण उड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे परागकण वर्तिकाग्र पर ही जाएं, कुछ परागकण बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें परागकणों की मात्रा अधिक बनती है। जो स्वपरागण से जो बीज बनते हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, क्योंकि उसी के पौधे का डीएनए है। पर परागण में 2 अलग अलग पौधे के डीएनए जाते हैं, तो इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, इसके बीज संकर होते हैं। स्वपरागित पुष्पों को रंगीन दल, सुगंध, मकरंद इन सबको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किसी कीट को आकर्षित नहीं करना इन्हें। लेकिन इन्हें कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिससे इनका परागण हो सके, इनको सुगंध, मकरंद ये सब उत्पन्न करने में ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को बताना है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है कि कोई भी लक्षण है उसके 2 रूप होते हैं, प्रभावी रूप और अप्रभावी रूप। प्रभावी रूप को हम कैपिटल टी यहाँ पर दर्शाते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, स्मॉल टी। वह प्रभाविता का नियम कहता है कि जब प्रभावी जीन कैपिटल टी और अप्रभावी जीन स्मॉल टी दोनों साथ में हो तो केवल प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, यानी ये कौन सा पौधा बनेगा? लंबा पौधा बनेगा। यही कहलाता है प्रभाविता का नियम। जो स्मॉल टी है, जो बौने पौधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बौना पौधा बनाता है, ये बौना उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन उपस्थित है। यही कहलाता है प्रभाविता का नियम। तो एक संकर संकरण करा दीजिए, यही है, एक बार हम आपको करा के दिखा देते हैं। क्या होता है, जब लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया जाता है तो क्या बनेगा? इससे युग्मक बनेंगे, ये युग्मक इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिलेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिलेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी के सभी क्या बनेंगे? लंबे बनेंगे। यही है एक संकर संकरण और यही है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? देखिए, जब एक लक्षण के 2 विपर्यासी विशेषकों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही अभिव्यक्त हो पाता है। जैसे देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो बनता है उसमें केवल एक लक्षण ही, यानी लंबा ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, ये वाला अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसे कहते हैं, स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, यही प्रभाविता का नियम है। नेक्स्ट आता है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशांगति का वर्णन करिए। पिछले वीडियो में बताया गया था, देख लीजिएगा। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें जरा सा भी कट जाने पर रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। हीमोफीलिया से ग्रसित थी महारानी विक्टोरिया। अब हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो अप्रभावी होता है, एक्स संलग्न होता है, यानी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अप्रभावी जीन होता है, यानी अपना प्रभाव तभी प्रदर्शित करेगा जब दोनों एक्स पर हो। जैसे कोई मादा है, अगर उस पर एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है तो ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ऐसी स्त्रियां वाहक कहलाती हैं। लेकिन जब दोनों एक्स पर हीमोफीलिया का जीन होता है तो वो रोगी हो जाती हैं, यानी हीमोफीलिया हो जाता है उन्हें। चूँकि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अगर इस पर हीमोफीलिया का जीन आ गया तो पुरुष रोगी हो जाते हैं। ठीक, इसमें पूछा गया है, एक हीमोफीलिक पुरुष है, उसका विवाह सामान्य स्त्री से किया जाता है, उसके पुत्रों में इसकी वंशांगति बताइए। तो हीमोफीलिक पुरुष है तो XH होगा, Y होगी। अब इसमें जो युग्मक बनेंगे तो XH Y, ये सामान्य स्त्री है XX। यदि ये इस मादा युग्मक से फ्यूज करता तो बनाएगा XHX,
यदि ये इससे फ्यूज करता है तो XH, यदि ये इससे तो XY, यदि ये इससे तो XY। यानी सभी जो नर हैं वो सामान्य बनेंगे, लेकिन जो सभी मादाएं हैं, पुत्रियां हैं, वो क्या बनेंगी? वाहक बनेंगी। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलन को लिखिए। मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं? ऐसे पौधे जो शुष्क आवास में पाए जाते हैं, जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है। जल की कमी के कारण वे अपने अंदर ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे जल कम से कम उपयोग हो और उसका हानि भी कम से कम हो। तो इनमें सब आकार की हम बदलाव को देखें तो इनको जड़ों के देखेंगे तो जड़ इन पौधों में बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं, जिससे ये दूर दूर तक फैल जाए और जल जहाँ पर भी जल मिले वो अवशोषित कर लें। जल प्राप्त करने के लिए इनका मूल अत्यधिक विकसित होता है। भूमि चारों तरफ फैली होती है। जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है। इनमें मूल रोम और मूल गोब बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, जिससे जल जहाँ पर भी मिले वो सोख ले। इनमें जो स्तंभ है यानी इनका तना है वो छोटा होता है, शुष्क होता है, काष्ठीय होता है। इसके ऊपर छाल पाई जाती है। तने पर अत्यधिक बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं तथा कुछ तने की सतह पर मोम और सिलिका भी पाई जाती है, जिससे जल का लॉस ना हो पाए, जैसे मदार में। कुछ मरुद्भिद के तने कंटकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कुछ पौधे हैं जिनमें तने जो हैं कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यूफोर्बिया में। प्रायः मरुद्भिद पौधों में पर्ण के छोटे हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की में कमी आ जाती है, अतः इसकी पूर्ति के लिए जो तना है वो चपटा और हरे रंग का हो जाता है, गूदेदार हो जाता है। जैसे नागफनी में आपने देखा ना, मोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगते हैं। पत्तियां रूपांतरित होकर कांटे में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि पत्ती से बहुत ज़्यादा जल की हानि होती है, तो जल की हानि को रोकने के लिए उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे नागफनी में। पत्तियों की सतह पर मोम, सिलिका की परतें पाई जाती है। कभी कभी उत्त्वचा कोशिकाओं पर टेनिन और गोंद भी पाया जाता है, जिससे जल की हानि कम हो। पत्तियों के अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे बेर बबूल में। पुष्प, फल और बीज को देख लीजिए तो मरुद्भिद पौधों में पुष्प और फल का निर्माण अनुकूल समय में ही होता है। फल व बीज कठोर मोटे आवरण से ढके होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? किसी भी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि उत्पादक सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, इससे रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। उन उत्पादक यानी पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीवों को खाते हैं मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीवों को खाते हैं उनसे भी उच्च सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ये एक श्रृंखला बन जाती है, इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यानी किसी भी पारितंत्र में हरे पादप सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इनकी कुछ मात्रा को संचित कर लेते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता सीधे ही पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर भोजन ग्रहण करता है। तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक या प्राथमिक किसी को भी मारकर भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आता है पहला चारण खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जो जंगलों में होता है। इसमें क्या होता है देखिए, घास को खाता है बकरी, बकरी को खा लेता है मानव, तो ये चारण श्रृंखला है। घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है लोमड़ी, लोमड़ी को खाता है भेड़िया, भेड़िया को खाता है चीता। ये चारण खाद्य श्रृंखला है। इसमें उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक को खाता है द्वितीयक, द्वितीयक को खाता है तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता। तीसरा आता है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत मृत कार्बनिक पदार्थों से होती है। मान लो कोई भी पौधा है, उसकी पत्ती गिर गई जमीन पे, तो वहाँ पर केचुआ वगैरह उस पत्ती को तोड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसके बाद जीवाणु कवक उसको डिग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है, जिसकी शुरुआत मृत जीवों से होती है। उसके बाद आता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला में इसमें भी शुरुआत आप कह सकते हैं पौधे से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया। वृक्ष का उपभोग करता है बंदर, और बंदर के शरीर पर पाए जाते हैं बहुत सारे परजीवी, कोई कीड़ा या कीड़ा मकोड़े जो भी पाए जाते हैं उसके शरीर पर, तो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे हम ही लोग क्या करते हैं, बकरी है, बकरी खाती है घास को, बकरे को खाते हैं हम लोग के सर पर जुएँ पड़े हैं, जुएँ क्या परजीवी हैं, तो वो परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। बस ये था आपका आज का वर्ष 2020 में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इसके बाद आप लोग मध्य प्रदेश के सभी छात्रों से निवेदन है, एक और आखिरी पहल प्रश्न पत्र बचा है 2019 का, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से करिएगा। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आप सभी का परीक्षा अच्छा जाएगा। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।